नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान और गोवा और उत्तराखंड में आज मतदान के लिए किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि में, देव की शरण में हरीश रावत भी हैं, पुष्कर सिंह धामी भी हैं। गोवा में भी लोग बढ़ चढ़कर बाहर निकल रहे हैं। 11% तक मतदान अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है उसके हिसाब से हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। हम अपने संवाददाताओं के पास जाएं उससे पहले यहां पर हम आपको स्टूडियो में अपने मेहमानों से परिचय भी करा दें, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान तेज गति से चल रहा है। यूपी के अमरोहा में 2 घंटे में 11% वोटिंग अब तक दर्ज की जा चुकी है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी अपना वोट डाल दिया है। गोवा में पहले 2 घंटे में 11% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं। हमारे ये सबसे पहले हम ये शुरुआत कर लेंगे, संजय जी भी हमारे साथ हैं, विवेक अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम शुरुआत इस बात से करना चाहते हैं विजय जी कि पहले दौर के मतदान में हमने देखा था कि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने वहां से लगभग स्वीप किया था जी, लेकिन दूसरे चरण में जो ये जिले हैं 9 और उसकी जो 55 सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि उस लहर में भी स्वीप किया था। 38 सीटें थी, समाजवादी पार्टी को भी अपना हिस्सा मिला था और कांग्रेस का जो थोड़ी बहुत उसने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, उसकी 2 सीटें यहां से आई थी। तो इस दौर में किसके पास गंवाने के लिए कितना, हासिल करने के लिए कितना? इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि जो पहले चरण का आपने जिक्र किया 2017 में स्वीप किया था, जो वहां से खबरें आई वो स्वीप 2022 के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पहले चरण में नहीं दिखाई दे रहा। तो इस हिसाब से ये दूसरा चरण जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से मैं समझता हूँ एसपी आरएलडी जो गठबंधन है उसके लिए, क्योंकि पिछली बार जो सीट्स मिली थी उन सीट्स को वो सस्टेन कर पाए, पहली बात। और दूसरा, उसके आगे कैसे बढ़ सकते। इसमें मैं देख रहा था कि 55 में से जो 38 सीटें मिली उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के 10 एमएलए जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काट दिए। तो एक नया बदलाव है, वहां पर 25 नए चेहरे हैं। एसपी आरएलडी का गठबंधन पिछली बार नहीं था, इस बार है। मुस्लिम जो वोट है वो कितना एकजुट हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर जो है 40 से 50% तक के मुस्लिम वोट है। मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन भी है। 2 जिले ऐसे हैं जिसमें यादव वोट भी है। तो वो एसपी आरएलडी को सबसे ज्यादा बेहतर करना है। 2017 के साथ आप 2019 को भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है। 38 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2017 में, लेकिन जब 2019 में नरेंद्र मोदी की लहर है तो लोकसभा जो चुनाव है उसमें विधानसभा सीटों में उसे 27 सीटों पर ही बढ़त मिली है। मतलब 11 सीटों पर वो उसी समय हार गई है या पीछे रही है। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है और किस तरह से इस सारी चीज को वो कम्युनिकेट कर सकती है, जो बार बार मुख्यमंत्री जी 80-20 का नारा दे रहे हैं, या मुस्लिम बाहुल्य जो वोट है पिछली बार में जो, और इस बार में एक बड़ा बदलाव है कि पिछली बार मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत बड़े पैमाने पर हासिल की। इसका मतलब वो वोट कंसोलिडेट हुआ, कम्युनलाइज हुआ, वो सब। लेकिन इस बार वो नहीं दिख रहा। लेकिन एक जैसे जिला है, आपने मुरादाबाद का जिक्र भी किया था, मुरादाबाद की 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर सभी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो क्या वो मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी आरएलडी का 6 है, बीएसपी का 5 है और कांग्रेस का है। तो वो क्या मिलकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं? जो सबसे बड़ा मुस्लिम डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है इस पूरे फेज का, सेकंड फेज का, उसमें वो मुस्लिम कैंडिडेट आपस में काट करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो नहीं पहुंचा सकते। वो है। और रामपुर में आजम खान साहब जेल से तो क्या जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? आजम खान के बेटे दोनों वहां पर अहम हो जाएंगे। लेकिन ये जो जिक्र कर रहे हैं सर भी कि 2019 के चुनावों में ही हमने देख लिया था कि वो 38 की जगह 27 लगभग रह गए थे उस समय। अब विधानसभा चुनावों में तो अलग होगा, लेकिन यूपी तो अलग ही तरह से वोट करता है। यूपी के लिए तो पिछली बार भी मोदी के चेहरे पर 2017 के विधानसभा चुनावों में वोट पड़े थे। बिल्कुल, देखिए 2017 2019 दोनों बार जो वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, वो नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरे पर पड़ा था। क्योंकि 2017 में योगी जी थे नहीं और मोदी जी ने खुद मांगा था अपने लिए कि मुझे वोट दीजिए, क्योंकि 2014 में वो जीत के आए थे, प्रधानमंत्री बने थे।
जैसा विजय जी ने कहा कि इस बार थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, मुद्दे भी बदले हुए। पिछली बार जो मुद्दे थे वो एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी और कुछ बीएसपी के खिलाफ भी थी, क्योंकि 14 साल में लगातार जो है इन्हीं दोनों की सरकारें बनी थी उत्तर प्रदेश में। 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी चुनाव, उसके बाद से 2007, 2012 या तो बसपा की सरकार रही या सपा की सरकार रही। तो कुल मिला के जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो इन्हीं दोनों के खिलाफ थी और भारतीय जनता पार्टी एक फ्रेश उसके साथ गई थी, एक 14 साल का वनवास भोगने के बाद गई थी कि भाई हमको मौका दीजिए। हाँ। तो कई फैक्टर्स हैं जो उसके पक्ष में थे, मोदी जी की लहर, उनकी लोकप्रियता, 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव का प्रभाव, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी और बहुत सारे सपने, बहुत सारे वादे भाजपा ने किए थे और जिनको लेकर के लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया था। और जो सामाजिक समीकरण था, जिसको हम जाति समीकरण कहते हैं, वो भी भाजपा के पक्ष में एकजुट हो गया था। बसपा अलग लड़ रही थी, सपा अलग लड़ रही थी, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और सपा और कांग्रेस के गठबंधन का एक सबसे बड़ा नुकसान दोनों को ये हुआ कि जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था वहां कांग्रेस का वोट बीजेपी के साथ चला गया और जहां कांग्रेस का कैंडिडेट था वहां सपा का वोट भी बीजेपी के साथ काफी हद तक गया। दोनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। इस बार चारों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस कोशिश करेगी अपना वोट बैंक बनाए रखे अपने साथ जो भी उसका है और साथ में कुछ अपना बढ़ाए। एक तो उसकी ये कोशिश होगी। अब वो बढ़ाएगी तो किसका वोट काटेगी, सपा का काटेगी या बसपा का काटेगी या भाजपा का काटेगी, ये भी एक विश्लेषण का विषय होगा जो संजय जी बाद में हम लोगों के साथ करेंगे। इसी तरह आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है, तो चूंकि जाट, यादव और त्यागी और मुस्लिम ये सब मिला के इस बिजनौर में और यहाँ की वो सीटें हैं जहां पर बीएसपी भी बहुत खुलकर लड़ाई लड़ रही है, बहुत खुलकर मैदान में। बीएसपी की जीत का सिलसिला जो है जब बिजनौर से शुरू हुआ, बिजनौर की बेटी जो मायावती खुद को इस बार वहां पर ऐलान कर गई। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है आज सुबह, वो सुन लेते हैं। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि जनता ने उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सके। यह जनता जनार्दन की अपार कृपा उन पर थी कि उनको जैसी करनी वैसी भरनी का संदेश भी दिया है। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। ये आजम खां बाहर आए, ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, आजम खां के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। 80 बनाम 20 की तरफ चुनाव जा चुका है। सपा, बसपा, कांग्रेस हताशा, निराशा पहले चरण में उनके मन में छा चुका है। उनके लिए जनता जनार्दन के सामने अब कोई स्पेस, जनता जनार्दन के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य दिया है कि फिर एक बार
300 पार, तो हम 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं, लेकिन संजय जी, इससे पहले कि हम उन तक जाएं, आज फिर 80 बनाम 20 का जिक्र योगी आदित्यनाथ छेड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी मालूम होगा कि दूसरे दौर की सीटों में ही 80 वर्सेस 20 नहीं है। नहीं, सिर्फ दूसरे दौर के सीटों में ही 80 वर्सेस 20 नहीं है, बट ये देखिए, आज जिन 55 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसका जिक्र और लोग भी कर रहे थे, हमारे साथी कर रहे थे स्टूडियो में। तकरीबन 30 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पे 50% लगभग आप समझ लीजिए 40 से 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार बीजेपी ने 38 सीटें यहाँ पे जीती थी, और ऐसा लग रहा है कि अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट होंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ वोट करेंगे, तो शायद बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है इस इलाके में। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए श्वेता कि पिछली बार 38 सीटों में से तकरीबन 25 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी की विक्ट्री मार्जिन 20,000 से ज्यादा था। तो बीजेपी को अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट भी हो गए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा बीजेपी को कि जो 38 सीटों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 38 सीटों से नीचे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाना आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए। चलिए, संभल से हमारे साथ इस समय मौसमी सिंह जुड़ रही हैं, समर्थ भी वहीं पर एक दूसरी सीट पर मौजूद हैं, और साथ में हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। मौसमी, आपने वोटरों को रोक कर भी अपने साथ रखा हुआ है, इस समय घोड़े पर चढ़े, गाड़ी पर चढ़े, सारे वोटरों की रिपोर्ट्स भेज रही हैं सुबह से। बताइए, संभल का मन क्या कह रहा है? श्वेता, क्योंकि आप अक्सर ग्राउंड पे ही रहती हैं, तो आप रिपोर्टर्स की व्यथा और परेशानियां बखूबी जानती हैं, और वाकई में सारी यहाँ पे जो दीदियां हुई बोल रही थी लेट हो रही है, पर आपको बता दें जो 80 बनाम 20 की बात हो रही है, अगर संभल की बात करें और सियासत की बात करें, तो यहाँ पे जो वोटरों का वोट शेयर की बात करें तो लगभग 80% पॉपुलेशन संभल में मुस्लिम है और 20 हिंदू है। तो संभल जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, सबसे बड़ी बात यह है। और संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 30 साल से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इकबाल महमूद, वो सरकार में, सपा सरकार में मंत्री भी रहे। निदा अहमद हमारे बगल में खड़ी है, पहले पत्रकार थी, उसके बाद प्रियंका गांधी की जो है पोस्टर गर्ल हो गई, आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की। निदा, पहले आपको ज्यादा देर नहीं रखेंगे, फिर वोटरों पर आते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला प्रत्याशी चुनौती दे रही है, आप अकेली महिला प्रत्याशी हैं, और क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार सपा का गढ़ है ये, तो सपा के गढ़ में सेंधमारी कर पाएंगे? सेंधमारी मैं कर पाऊंगी, और जिस दिन से टिकट लेकर उतरी थी उसी दिन से करनी शुरुआत कर दी है। लेकिन देखिए, आज तक अभी भी क्योंकि जिन लोगों ने 30 साल तक यहाँ की जनता को डरा के रखो, धमका के रखो, वो आज भी मेरे लोगों को किसी बूथ पर मार पिटाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं आ रही है घरों से निकलकर, उनका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, बाहर से उठाकर ले जाना, अंदर थाने में बंद कर रहे हैं। 2 घंटे से मैं चौकी में खड़ी थी। आरोप आप किस पे लगा रही है? यहाँ पर जो आरोप लगा रही हूँ प्रशासन पर, क्योंकि प्रत्याशी को तो मैं खुला चैलेंज दे रही थी कि जगह भी आपकी, दिन भी आपका, तारीख भी आएगी, सब कुछ आपका, मुद्दे भी आपकी, बस मुझसे बहस के लिए जगह बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन ये तो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब वो मेरे लोगों को, क्योंकि प्रत्याशी तो सामने नहीं आ रहे लड़ने के लिए, प्रशासन को इस काम पे लगा दिया, कभी कैसे भी करके बस आप उलझाइए और वोटिंग को आप रोकने की कोशिश कीजिए। जी, दिलचस्प बात यह है। और निदा, थकान होगी, आज आखिरी दिन है, इम्तिहान की घड़ी है, उसके बाद फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिला, जो लोग मुझसे मिलना चाहते थे वो मैं उनसे मिल नहीं पाई, जा नहीं पाई। सबसे पहला काम ये करूंगी, आज निपटने के बाद जो लोग रह गए मेरी विधानसभा को, उनसे मिलने जाऊंगी। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थी पहले पत्रकार, उसके बाद नेता, और कुछ गंभीर आरोप लगा रही है दूसरे प्रत्याशियों पर। हमारी एक वोटर बची है श्वेता, उनसे पूछ लेते हैं। दिखा दीजिए अपना निशान, ये देखिए, सब लोग निकले वोट डालने के लिए, निकली हैं आप, क्या सोच के? अब ये क्यों बताएं, अब हमारी मर्जी है, हमने जो डाल दिया, जब हार जीत होगी पता चले। नहीं, पर वोट डालना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, ठीक है। हम छोड़ कहाँ, जब तो आए हैं हम वोट डालने। मौसमी, लौटेंगे आपके पास। समर्थ श्रीवास्तव भी संभल से हैं। संभल में पिछली बार स्कोर लाइन समर्थ 2-2 था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। इस बार तो दोनों तरफ को मालूम है कि एक एक सीट कितना ज्यादा अहम हो जाएगा। पिछली बार की तरह की आंधी की उम्मीद बीजेपी भले कर ले, लेकिन उसे भी जमीन की स्थिति मालूम है, और दूसरी बार यहां पर अगर वो शासन अपनी रिटेन करना चाहती है, उन चीजों को समझती है। यहां पर भी आपके पीछे बड़ा उत्साह है लोगों के बीच, लंबी लाइनें हैं।
देखिए, खाली बात संभल की नहीं है। सेकंड फेज में जितने जिले आ रहे हैं वो सभी मुस्लिम बहुल है कहीं ना कहीं, और दैट इज वाई ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एज है इसमें। संभल विधानसभा सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ 4 विधानसभा सीटें आती हैं। करंट रिकॉर्ड 17 का देखेंगे आप तो 2 भाजपा और 2 सपा, पर इस बार ऐसा लगता है कि आंकड़े बदलने वाले हैं। ये वोटर से जान लेते हैं कि उनके इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं। हमारे पास यंग लोग भी हैं, बुजुर्ग भी काफी आए हैं। पहले यूथ से ही शुरुआत कर लेते हैं। संभल के लिए असल मुद्दे यूथ के लिए क्या है आपके हिसाब से? यूथ के मुद्दे क्या है आपके हिसाब से? क्या चीजें होनी चाहिए? शिक्षा, विकास, शिक्षा, विकास। बुजुर्गों से ही बात करेंगे यहाँ पर। भैया, क्या है संभल की जरूरत जो होनी चाहिए और जिसके जो मुद्दा है इस बार वोटिंग का? शिक्षा जी, शिक्षा, विकास। किसानी खेती ठीक चल रही है? सही चल रहा है। और भी लोग देखिए मेरे पीछे, लंबी कतार में आपको दिखाऊं, इस वक्त सुबह का समय है और लंबी कतार आपको यहाँ पर दिखेगी। मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। संभल के क्या मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का रोडवेज नहीं। संभल के अंदर एक शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ पे एक रोडवेज जरूर होना चाहिए। उसी पे ये वोटिंग हो रही है आज की। और शिक्षा का क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, शिक्षा का स्तर इतना, आसपास के जिलों सब डेवलप्ड हैं, एक ढंग का डिग्री कॉलेज भी नहीं है। बच्चे यहाँ कहाँ पढ़ने आते हैं? यहाँ पे सब ऐसे ही चलते हैं, यानी कि एक अच्छा स्तर नहीं है शिक्षा का। रोडवेज 40 साल से जैसा डूबा रहता है, बरसात में ऐसे डूबा रहता है। यहाँ तो सरकारें बदलती रही हैं, कैंडिडेट बदलते रहे। नहीं, कैंडिडेट्स के एक ही कैंडिडेट्स रहे यहाँ पे 40 साल 6 विधानसभा से एक ही कैंडिडेट्स रहे सभा। ये सही बात है कि वोटर जागरूक हैं और इन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं जिनका सरोकार सीधा उनसे जुड़ जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि शिक्षा की मांग करनी पड़े जबकि वो अधिकार है। ऐश्वर्या हमारे साथ बरेली से जुड़ गई हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं बिजनौर जहां से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, बिजनौर में न केवल गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला हम समझें, बल्कि ये समझें कि बहन मायावती ने बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए बिजनौर में अपना सब कुछ झोंका। अव्वल तो वो मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में वहां पर उतरी हैं, दूसरा वो ये याद दिलाती हैं कि मैं यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी, जब बीएसपी का गठन हुआ था उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़कर बिजनौर से आई थी। ये बातें क्या इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना रही हैं यहां पर? देखिए, बिल्कुल त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जो है श्वेता वो की जा रही है। और बीएसपी ने यहाँ पे जिस तरीके से कैंपेन किया, मायावती खुद यहाँ से लोकसभा जीत चुकी हैं बीएसपी बनने के बाद, जैसा आपने भी बताया। और बीएसपी महागठबंधन जब 2019 में लड़ा था तब भी यहां से चुनाव जीती थी। मलूक नागर थे, मलूक नागर मेरे साथ है। नीरज यहां से आरएलडी के प्रत्याशी हैं जो महागठबंधन में 2019 में एक साथ थे। तो मलूक जी, मायावती ने यह कहा कि वो बिजनौर की बेटी है यहां आकर, और उन्होंने कहा कि बिजनौर से ही वो सांसद बनी थी पहली बार, तो इसीलिए बीएसपी को यहां से जिताना। देखिए, दोनों ना एक्चुअली में कंफ्यूजन है। अलग अलग परिवेश के चुनाव हैं। जब कुमारी बहन मायावती जी यहाँ से सांसद बनी थी तो ये बिजनौर लोकसभा बिजनौर जनपद में थी, और 2009 में ये सीट सामान्य हुई है। और 3 जिले, मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा, मेरठ की 1 विधानसभा, 2 विधानसभा बिजनौर की पड़ती है। ये बिल्कुल अलग। बीएसपी को कितनी मिलेंगी? पिछली बार तो एक भी सीट नहीं मिली 8 में से। बीएसपी को 2006 का जो सर्वे था उसमें जिस तरह 40 सीट दिखा रहे थे और हमारी 200 कुछ आई थी, उसी इतिहास की दोबारा पुनरावृत्ति होगी और बहुत बहुत बड़ी पूरी यूपी में सीट जीत करके आएंगे। और बिजनौर में बहुत सारी सीटें बीएसपी को हमको जीत करके जाएंगे। आरएलडी का कहना है कि आप तो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं बीएसपी का। नीरज से सुबह में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ना आपने कुछ किया और आप तो महागठबंधन छोड़ के भी चले गए, अब गठबंधन नहीं रह गया। तो सर, आपने प्रश्न मुझसे पूछा या उनसे पूछा? नहीं, इनसे। तो बी टीम की बात है, मुझसे इसका जवाब देना। अच्छा, देखिए, बी टीम एक्चुअल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी है, इसीलिए ये जिन्ना को लाते हैं, इसलिए अब्बाजान को लाते हैं, इसलिए अली और बली क्यों साथ आ गए, इसलिए हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। देखिए, राजनीति में परिवेश में कई बार समझौते होते हैं। ऐसे तो बीजेपी पीडीएफ के साथ भी गई है, वहां पे जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी गई है, वहां उनका भी गठबंधन टूट गया। तो वो एक समय की पुकार थी और हम सब लोग साथ थे। पुकार थी और आप 10 सीट जीत के और समाजवादी 5 पे आ गई। नीरज जी, ये कह रहे हैं कि समय की पुकार थी और अननेचुरल जो है गठबंधन था आपका, अब ये बाहर चले गए हैं। ये कह रहे हैं कि बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। ये तो बहन जी के सारे बयान बताते हैं कि बी टीम कौन है।
बहन जी मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट वो कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए अगर मुझे भाजपा को भी समर्थन देना पड़े तो मैं दूंगी। तो इसमें माननीय सांसद जी पार्टी से बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो मीडिया में जाहिर, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन मुद्दे क्या है नीरज मुद्दे क्या है? मैं आपसे भी पूछूंगा, मुद्दे क्या है? मुद्दा भाईचारा, मुद्दा विकास, मुद्दा भाईचारा, मुद्दा विकास, इंसाफ, इंसानियत, ईमानदारी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई। ये है मुद्दे श्वेता। महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं और भाईचारे का एक मुद्दा है। आजम खान के बेटे नवाब का खानदान, जो मुकाबला चल रहा है, एक तो आजम खान जेल के अंदर से लड़ते हुए, दूसरा अपना दल की तरफ से ही सही लेकिन एनडीए का मुस्लिम कैंडिडेट, ये पूरा इलाका इस बार फिर एकदम दिलचस्प है। बिल्कुल श्वेता, देखिए हम रामपुर में उसी जगह मौजूद हैं जहां आजम खान और उनके परिवार का वोट होता है और ये महिलाएं, बुर्कानशी महिलाएं सब निकली हैं, वोट देकर निकली और बड़ी तादाद में वोटिंग इस वक्त हो रही है। यहाँ का डिग्री कॉलेज है जहां वोटिंग पड़ता है। क्या सोचकर आप लोगों ने आज वोट दिया? आज हमने यही सोचकर वोट दिया, अपने वोटर को वोट दिया, जिसमें हमारे यहाँ रामपुर की बेरोजगारी खत्म हो, विकास हो। आज यहाँ पढ़े लिखे हैंगे लेकिन बेरोजगार हैं यहाँ पर। तो आप लोग उस मुद्दे पे दिया। आप लोगों ने कौन सा मुद्दा लिया? जो अच्छा काम हो, बेहतर हो, और यहाँ फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए, बस। ठीक है। क्या मुद्दे रहे आपके? बहुत बढ़िया रहे। वोट साइकिल को बोल दिया ये लोग वोट दे कर आ रहे हैं, कई लोग वोट देने जा रही हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, ये बताइए, आप लोग वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच कर आए हैं वोट देने इस बार? जी क्या बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, क्या दिमाग में चल रहा है? दिमाग में यही चल रहा है कि आजम खान को वोट देना है, साइकिल क्या हमें भी साइकिल को वोट देना है, बस। आप तो सीधा पार्टी का नाम और नेता का नाम बता रहे हैं। तो ये श्वेता, ये माहौल इस वक्त आजम खान का है और चूंकि ये उनका इलाका है, यहाँ से 9 बार के वो विधायक हैं, इस वक्त जेल में हैं, सहानुभूति जैसी बातें लोग खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन मामला आमने सामने का भी है क्योंकि आकाश सक्सेना उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे स्वार टांडा से लड़ रहे हैं चुनाव। और एक दिलचस्प यहाँ का पहलू ये होता है कि पहले नवाब परिवार से थे, उन्हें भी ढेरों वोट मिलते थे, लेकिन इस बार आजम खान और सामने में आकाश सक्सेना है। हालांकि खुद नवाब भी इस बार चुनाव मैदान में है, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है इस वक्त, जो लोगों की भीड़ दिख रही है, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। ये वो दूसरे चरण का चुनाव है श्वेता, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। चाहे आप रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, ये तमाम वो सीटें हैं जिसमें कि 2017 में भी समाजवादी पार्टी जीती है और 11 में से 7 सीटें यहाँ पर पार्लियामेंट की है, वो भी महागठबंधन के पास रही जब अखिलेश और मायावती का गठबंधन था। तो ये मजबूत इलाका है उनका और उसी तर्ज पर यहाँ इस वक्त वोटिंग भी दिख रही है। जी, नेहा बाथम गोवा से और मंजीत नेगी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले हम उन दोनों से बातचीत करें, हम सुनाते हैं पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह खास बातचीत में मंजीत नेगी से क्या कहा है। धामी और उनका पूरा परिवार इस वक्त वोट डालकर निकले हैं। धामी जी, क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों पर इस वक्त उत्तराखंड की जनता और आप लोग वोट डाल रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड में हम जो भी चुनाव में गए हैं, हमने मुद्दा जो जनता के सामने है, एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड की जनता काम को प्राथमिकता देगी, न कि कारनामों को। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, मुस्लिम तुष्टिकरण का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, आपको लगता है कि ये बड़े चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, ये उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी ने एक तुष्टिकरण, जो हमेशा से उसके डीएनए में जो उसके तुष्टिकरण है, उसको फिर से उत्तराखंड में जो है एक वर्ग विशेष का बोर्ड लेने के लिए किया है, यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात की है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और इस बार करारा जवाब देगी। हरीश रावत लगातार हमलावर है आपके ऊपर कि आप लोगों ने 3 मुख्यमंत्री बदले, यहाँ पर जो डबल इंजन की आप बात करें उसमें कोई काम नहीं हुआ। देखिए, हरीश रावत जी के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि वो
अपनी पार्टी में ही इतने उनको उपेक्षित कर दिया है, तो निश्चित रूप से वो पहले अपनी पार्टी को देखें, उसके बाद कहें। और जहां तक 3 मुख्यमंत्री बदलने की बात है, मैंने बहुत बार कहा है कि सरकार में कोई काम रुका नहीं है, सारे काम होते रहे हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है, जो कार्यक्रम है, वो लगातार जारी रहे हैं। गाड़ी वही है, गाड़ी गंतव्य तक पहुंची है, स्टेशन तक पहुंची है, ड्राइवर बदल गए हैं, तो उसमें जनता ने जो है वो देखा है कि गाड़ी स्टेशन तक पहुंची है। एक सवाल जो एक मिथक रहा है यहाँ पर कि एक बार बीजेपी, एक बार आपको लगता है कि आपका जो नारा है इस बार 60 बार, आप बीजेपी को आपका जो 5 महीने का कार्यकाल रहा है उसको दोहरा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ इस बार 60 पार, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ के लोग चुनेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा। उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं हरीश रावत जी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे साथ बात करने के लिए पूजा करके चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें भी रखी हुई हैं। सर, कितना बड़ा दिन है आपके लिए? हम तो देवी पूजक हैं, माँ पूजक हैं, तो इसीलिए सुबह सुबह आपसे बात कर रहे हैं। के बारे में जो अमित शाह जी ने कहा उस पर तो आपने कह ही दिया बयान, और भी बयान आ रहे हैं अलग अलग राजनेताओं के, क्या कहना है आपको बीजेपी की तरफ से? कोई बात नहीं, मैं भाजपा वाले जब मुझ पर लठ बरसाते हैं, बयान देते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं बड़ा आनंदित महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो रास्ता सही है। मैंने एक स्टालिन की एक किताब पढ़ी थी, वो कहता था कि दोस्तों, यदि नाटो कैंप में या जो है अमेरिकन कैंप में तुम्हारी किसी कदम से बड़ी बेचैनी है और वो बौखला रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम सही दिशा में जा रहे हो। तो मैं उनके सिद्धांतों से भले ही सहमत ना हूं, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये सही बात है कि हमारे किसी कदम से यदि भाजपा बौखला करके उनके शीर्ष नेता मेरे खिलाफ ऐसा सब कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरा जो निर्णय है और जो मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ सही। मेरा आखिरी सवाल, क्या मैं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ सर? और मैं आपको आप दिखा रहा हूँ ये सबके मन में है कि क्या मैं अगले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? आपको ये बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत दोनों की बातें आपने सुनी हैं और दोनों की बातों से ही कुल मिलाकर उन मुद्दों का लबोलुआब निकल आता है जो कि उत्तराखंड में इस समय सबके सामने है। मंजीत, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वाकई ये चीज तो नहीं जाती है कि ड्राइवर बदले, गंतव्य तक पहुंचना दूसरी बात होती है, लेकिन लोगों के जहन में यह बात रहती है कि उन्हें स्थायित्व चाहिए और ये बात लंबे समय से साबित रहा है कि लोग चाहते हैं कि उनको एक स्थायी सरकार हमेशा मिलती रहे। लेकिन हरीश रावत की बातों को सुनकर भी हम क्या ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लड़ाई बहुत भीषण चल रही है? उत्तराखंड तो वैसे ही बड़ा कठिन राज्य है, क्योंकि जहां जहां तक पहुंचने के लिए इलेक्शन कमीशन को दिक्कतें आ जाती हैं, इन नेताओं को तो वहां पहुंचकर उन मतदाताओं से बात करनी ही पड़ती है। निश्चित तौर पर श्वेता, ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फबारी, वहां मुश्किल लड़ाई है, लेकिन जिस तरह की कोशिश पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग खड़े हैं लाइनों में, उनके लिए ये मुद्दे नहीं हैं। उनको लगता है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है और उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में से ये एक महत्वपूर्ण विधानसभा हो गई है श्वेता, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार विधायक के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए मुश्किल है। और एक चुनौती और है कि क्या जो 20 सालों से उत्तराखंड में एक परंपरा रही है कि यहाँ पर कोई भी सरकार अपना कार्यकाल नहीं दोहरा पाई, तो क्या उस मिथक को वो तोड़ पाते हैं? कुछ महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में भागीदारी कर रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं को बड़ा योगदान। आप बताएं क्या मुद्दे हैं आप लोग? कोई मुद्दे नहीं है, बाद में बताएंगे। कुछ और लोगों से आप बात करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम लोग। तो धामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो कई हैं, लेकिन मुद्दा कोई हल तो नहीं हो रहा है। मेन बात तो ये है, और उन्होंने तो वादे कर दिए, वादे पूरे भी नहीं करे। यही सब आम जनता की परेशानी है। क्या चाहते हैं आप? पड़ोस में हल्द्वानी है, हम कहते हैं हल्द्वानी जैसा खड़ी। जी, हम गोवा चलते हैं। नेहा पणजिम से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा सबकी दिलचस्पी ये रहती है नेहा की
गोवा जैसे राज्य में सारी पार्टियां इतना कुछ झोंक कर अपना रखती हैं, ये महत्व बता देता है कि गोवा के मायने क्या हो जाते हैं। इस बार तो मुकाबला एक तरफा, दो तरफा, तितरफा, चौतरफा नहीं, बहुत तरफा चल रहा है, क्योंकि गोवा में हमेशा जो स्थानीय पार्टियां होती हैं, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, वो भी उतनी ही अहम होती हैं। लोगों के मुद्दे इतने बारीक हैं वहां पर कि गोवा की उन 40 सीटों का सारा समीकरण उलझा रहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता, यहाँ का मुकाबला बहुकोणीय है और इस बात से भी इसको समझा जा सकता है कि 2017 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों ने तब बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त पैंजी में मौजूद हूं, जहां पर इस बूथ सेंटर में आप मेरे ठीक पीछे देख सकती हैं कि बहुत दिलचस्प बात है कि महिलाओं की कतार जो है वो पुरुषों से ज्यादा लंबी है, लगभग दोगुनी ये कतार है और हर उम्र वर्ग की महिला यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो। एक यंगस्टर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? स्नेहा। किस इशू पर, किस मुद्दे पर इस बार आप वोट करने जा रही हैं गोवा में? क्या इश्यूज हैं यहाँ गोवा के? हाँ, सब ठीक है, वैसे सब ठीक है लगता है आपको। मैम क्या लगता है कि यहाँ गोवा में कौन सा सबसे बड़ा इशू है जिसके आधार पर वोट पड़ेगा? हाँ, ये एक मैम है यहाँ पर हमारे साथ। कितनी देर से मैम आप लाइन में लगी हैं? अभी वो 1 घंटा 15-20 मिनट हो गया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? ठीक ठाक यहाँ पर इंतजाम? सीनियर सिटीजन वो वगैरह है ना, सीनियर सिटीजन के लिए ठीक इंतजाम नहीं है? हाँ, और व्हील चेयर वगैरह का इंतजाम है यहाँ पर? वो सब मुझे नहीं पता। देखिए श्वेता, बेहद दिलचस्प बात ये भी है कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो घेरे यहाँ पर बनाए गए हैं, गोले, उन पर लोगों को खड़े करना मुश्किल हो रहा है और ये दरअसल पीक टाइम कहा जा रहा है। 10:30 बजे से लेकर आपसे लेकर जो 12 बजे तक समय होगा, सबसे ज्यादा संख्या में वोटर इसी समय में जुड़ेंगे और ऐसा हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पर 8 बजे आए थे तब मुश्किल से इक्का दुक्का लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे ये कतारें लंबी होती जा रही। आप अपने मम्मी के साथ आए, क्या नाम है मैम आपका? मनस्वी जी। मनश्री जी, क्या इश्यूज हैं गोवा के? सब ठीक है। किसका होगा राज तिलक, ये सवाल सबके जहन में तो है, लेकिन वोट लोग डाल रहे हैं इस समय बड़ी संख्या में। हर जगह कतारें ही कतारें नजर आ रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ही उत्साह की बात है कि लोकतंत्र के उत्सव को इस तरीके से मनाया जा रहा है। बरेली सीधा चलते हैं, जहां से ऐश्वर्या जुड़ गई हमारे साथ। ऐश्वर्या, श्वेता, हमारे साथ हैं संतोष गंगवार जो कि बरेली से सांसद हैं। आप वोट दे चुके हैं, दिखाइए, देखिए वोटिंग कर चुके हैं। ये बताइए इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? कई लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिलीजियस लाइंस पे कोशिश हो रही है कि मतदान पड़े। सारे मतदाता जिस ढंग से 5 वर्ष योगी जी ने काम किया है उससे संतुष्ट हैं। एक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त रही है और अब उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो वास्तव में योगी और मोदी जी के नेतृत्व को देश और प्रदेश की जनता अच्छा मानती है और इसके साथ ही आगे चलने की बात चाहती है। तो आपको लगता है विकास एक काफी बड़ा मुद्दा रहा है? और महिलाओं की अगर बात करें तो पिछले फेज में भी देखा गया, महिलाओं ने काफी बाहर ज्यादा आके मतदान किया, अब की बार भी देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वोटरों के मन में विकास को लेके काफी प्रेम है? नहीं, अब जैसे अब विकास तो है ही है, पर महिला पहले अपनी सुरक्षा देखती है। पहली बार 5 वर्ष में महिला को लगा कि वो सुरक्षित है, रात में भी आ जा सकती है और अपने घर पर भी सुरक्षित है, बाहर भी सुरक्षित है। ये वास्तव में ऐसा कदम है जिसे हर महिला पसंद करती है। आपको लगता है किसान आपसे नाराज हैं? आप लोगों ने कहा था कि इनकम डबल हो जाएगी 2022 तक। ना, किसान की आमदनी बढ़ रही है, पर मैं खुद किसान हूँ। मेरा मानना यह है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। आज हमारे देश के अंदर 1 हेक्टेयर जमीन वाले 80% किसान हैं, उनके लिए समस्या नहीं है। कुछ राजनीतिक मुद्दा लाकर किसान ये बात करते हैं, पर वास्तव में निश्चित रूप से जिस ढंग से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ रही है। किसान की आय बढ़ रही है श्वेता, ये संतोष गंगवार जी का कहना है और हम देख रहे हैं जैसे जैसे जी जाहिर है मतदान के दिन तक अभी एक तो प्रचार, दूसरा है कि अभी और 5 दौर का मतदान उत्तर प्रदेश में बाकी है, तो यानी कि एक दिन भी राहत की सांस अभी कोई राजनीतिक पार्टी ले नहीं सकती और मुद्दे अपने अनुकूल अपने हिसाब से जरूर सब पेश करते रहेंगे।